नमस्कार दोस्तों, मैं परमेश्वर अरोड़ा फिर आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं। और आज 12 फरवरी है और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मेरे वो मित्र जो मुझे लगातार सुनते हैं, मेरे को फॉलो करते हैं, अगर वो याद कर सकें तो मैंने एक बात आपसे जो है जिक्र की थी कि ये जो हमारी तीसरी तरंग है ये 13 फरवरी तक जो है हमें थोड़ा सा डर देगी और उसके बाद डर एकदम खत्म हो जाएगा। तो आज ये कहते हुए मुझे फिर से बहुत ही खुशी हो रही है कि ये तीसरी तरंग यानी कि ओमी दादा, अब इसका डर ना केवल हमारे दिमाग से निकल चुका है बल्कि इसका अंत बहुत करीब आ चुका है। आज मोटे मोटे तौर पे जो है हम यही कहेंगे कि एक लास्ट स्ट्रोक, लास्ट जो है इसको डंडा मारना है। और कैसे डंडा मारा जाएगा वो मैं अभी आपको बताता हूं। मेरे साथ जो लोग जुड़ चुके हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट, देखिए बहुत अच्छा, धर्मराज जी, जय श्री राम जी, बालेंदु कुमार पांडे, जय हो प्रभु, पारुल सिंह नमस्ते, रीना नमस्ते, राजीव, विजेश, सहल, गुंजन, हेलो गुंजन, शर्मा, अनु शर्मा जी नमस्ते, बहुत अच्छे। आज का हमारा विषय जो है दूध और दूध से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में शंकाएं हैं वो लिख करके भेजिए, मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगा। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, आप दही की बात कर सकते हैं, आप छाछ की बात कर सकते हैं, सो कोशिश करेंगे। और एक चीज जो है आज मैं बहुत ही शानदार आपको बताने वाला हूं। अभी कुछ लोग और जुड़ जाएं, अभी तो मैं देख रहा हूं कि कम लोग जुड़े हैं। अपर्णा जी नमस्ते, अपर्णा, सुरेंद्र सिंह घूमन जी नमस्ते, अमित तिवारी जी नमस्ते। ये हमारे सतपाल स्वदेशी भाई हैं, ये कमेंट करते हैं। स्वदेशी रक्षक सतपाल भाई, आप हमेशा बोलते हो कि आपको ये नहीं पता कि आप बीमारी की जड़ क्या होती है, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि बताइए ना, आप बताइए, हम कुछ ना कुछ जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो किसी से भी सीखा जा सकता है और मैं तो बहुत ही खुले दिमाग का आदमी हूं। हर दिन मैं कुछ सीखने की कोशिश करता हूं और वो कोई भी मुझे सिखाए उसका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। गोविंद बल्लभा, डॉक्टर साहब नमस्ते, नमस्ते गोविंद आपको भी। उर्मिला पांडे, हाँ ये लिख रही है उर्मिला पांडे, विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी है, एज 57 है। पहला क्वेश्चन आया उर्मिला पांडे जी का, आज के समय पे विटामिन D3 की डेफिशिएंसी ये बहुत ही कॉमन हो चुकी है और उसका कारण है कि कहीं ना कहीं आज हम धूप का एक्सपोजर नहीं पा रहे हैं। तो आप किसी तरह से कोशिश कीजिए। और विटामिन D3 के लिए सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है, दिन में तो धूप अच्छी होती है, सुबह की धूप जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो यदि आप थोड़ा सा अपना टाइम जो है वो खुले में बिताएं, थोड़ा सा धूप वाले एरिया में बिठाएं, तो मुझे लगता है कि विटामिन D3 की जो है इन जनरल जो डेफिशिएंसी है वो आपको नहीं होगी। और अगर आपको है तो फिर इन जनरल आपको हम लोग भी रिकमेंड कर देते हैं कि 60K यानी कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 के सैशे आते हैं, उसको आप वीकली बेसिस पे लीजिए। 12 हफ्ते आपको जरूर लेने चाहिए। तो ये आप साल में एक बार लेंगे तो विटामिन D3 की कमी आपको नहीं रहेगी। ऐसे ही विटामिन B12 जो है वो हमें बहुत सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें विटामिन B12 होता है, स्पेशली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं या सैलेड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो यदि आप उनको एडिक्वेट क्वांटिटी में लेते हैं तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी। विटामिन B12 का हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है और आपको जान के हैरानी होगी कि खाने के डाइजेशन से लेके और खून के बनने तक विटामिन B12 जो है वो उसका एक अहम किरदार होता है। तो आज उर्मिला जी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे घरों में RO लगे हुए हैं उसने पानी की शुद्धता के नाम पे हम लोगों को पूरी तरह से ठग लिया है।
जो नेचुरल मिनरल्स हमें पानी के माध्यम से मिलते थे, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज और अनजान कितने चीजें जो हम अभी तक ट्रेस भी नहीं कर पाए थे, वो सब हमें मां धरती से ये खनिज मिल जाते थे पानी के थ्रू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने पहले अपनी पूरी धरती को गंदा किया, फिर वो कंटामिनेशन कहीं ना कहीं पानी में आने लगा, फिर पानी की शुद्धता के लिए आरओ एग्जिस्टेंस में आया और इस आरओ ने इन सारे मिनरल्स को अलग कर देती है, पानी से अलग कर देता है। तो कहीं ना कहीं आप घर पे बढ़िया काजू बादाम डाल करके खीर बनाइए और खीर बनाने के बाद में पतली चाय छन्नी से उसको छान दीजिए, तो जो पतला पतला दूध निकल करके आएगा, पानी दूध, वो फिर आप बैठ करके खाइए। आपने मेहनत की पूरी, चावल डाले, आपने दूध डाला, बाद में जो है चीनी वीनी सब डाल के और ऊपर से काजू बादाम किशमिश सब डाल के, लेकिन बाद में उसे छान करके और वो कटोरी में जो पानी से आया उसको आप ले रहे हैं, वही काम आरओ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं शुद्धता के नाम पे हम ठगे जा रहे हैं। दैट्स वाई उधर जो प्राकृतिक रूप से कैल्शियम आयरन हमको मिलना था वो ना मिल करके हमें एक केमिकल चौक मिट्टी जो है कैल्शियम के नाम पे खानी पड़ रही है। कहीं ना कहीं आयरन सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे हैं, विटामिन हमको बाहर से लेने पड़ रहे हैं। तो आरओ को सोच समझ करके इस्तेमाल करें। टीडीएस को लेकर के जरूर सजग हो जाएं। जो हम लोग सोचते हैं कि कम टीडीएस का पानी जितना पिएंगे उतना स्वच्छ रहेगा, शुद्ध रहेगा, इस कंसेप्ट से बाहर रहिए। 14, 15, 20, 25, 30, 40 टीडीएस जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर आपके यहाँ 150, 200 टीडीएस है, बहुत बढ़िया है। आप जानते हैं जो झरने का पानी, स्प्रिंग वाटर, जिसे बड़े बड़े लोग पीते हैं, उसका टीडीएस जो है 1100 से लेके 1500 तक होता है। तो इसलिए ये कम टीडीएस में यू डोंट नीड एनी आरओ। लेकिन आज के टाइम पे आरओ घर घर में, जैसे किचन बनेगी तो सबसे पहले आरओ लगेगा। फिल्टर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कर सकें तो जो पानी आपका आता है, अगर उसमें कोई बहुत मेजर कंटामिनेशन नहीं है तो केवल उसको बॉईल कर लीजिए। आप स्टील की बाल्टी में उसको रोड लगा करके गर्म जो हम हीटिंग करते हैं वो कर लीजिए, आप पानी शुद्ध हो गया। सो पानी शुद्ध करने का पारंपरिक तरीका अपनाइए, या फिर अगर आपको एडवांस मॉडर्न डिवाइसेस लेने हैं तो फिल्टर का प्रयोग कीजिए, आरओ का प्रयोग मत कीजिए। खीर छान करके मत खाइए। सो एक इसको देखेंगे। ज्योति चुटानी जुड़ चुकी हैं, ये बहुत हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। ज्योति, थैंक यू वेरी मच। राकेश खंडेलवाल जी हेलो। विनोद राठी जी नमस्ते। अनु भारद्वाज नमस्ते। रविंदर भाटिया जी, गोविंद बल्लभ, अनिल कुमार सिंह। क्वेश्चन भेजो, क्वेश्चन 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 कहां है? ममता जी का क्वेश्चन आया है, आर्थराइटिस में दूध ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जान लीजिए कि आर्थराइटिस के बहुत सारे वेरिएबल होते हैं। वो आर्थराइटिस जो बड़ी उम्र में होता है और बड़े जोड़ों को प्रभावित करता है, जैसे 50, 55, 60 साल की उम्र हो और आपके घुटने या कमर में दर्द रहता हो, तो दूध आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। वो इसलिए क्योंकि जो दर्द है घुटने के, वो एक डीजनरेटिव प्रोसेस है। वहां पर खुश्की आ गई है, ड्राइनेस आ गई है, और दूध की चिकनाहट वो उस खुश्की को दूर करेगी, आपके शरीर के डीजनरेशन को रोकेगी। तो आपने अगर बड़ी उम्र में और बड़े जोड़ों में दर्द है, जैसे घुटनों में, तो दूध इज हाईली रिकमेंडेड। उस दूध में आप हल्दी डाल करके पी लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जिन लोगों को घुटने में दर्द रहता है वो त्रिकटु चूर्ण मैं हमेशा बोलता हूं, एक ऐसी दवा जो 100 बीमारियों का इलाज है, और अपने घर में बनाइए। और बहुत सिंपल चीज है, त्रिकटु चूर्ण, सौंठ, काली मिर्च और पिपली, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके बन गया त्रिकटु चूर्ण। और इस त्रिकटु चूर्ण का 1/4 चम्मच से आधा चम्मच, जितना आपको सूट करता है, रात में हल्दी वाले दूध से लेंगे तो आपके हर जोड़ में ताकत पहुंचेगी, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, आपको दर्द नहीं होंगे, आपको एलर्जिक कंडीशन जो एस्थमा और
बहुत सारी एलर्जी जो है, साइनस की एलर्जी, जुकाम बार बार लगना, खांसी बार बार लगना, ये सब लगना भी बंद हो जाएगा, शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी। तो आर्थराइटिस में दूध रिकमेंडेड है, कंडीशन प्रोवाइडेड कि आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस हो। दूसरे तरह का आर्थराइटिस होता है जिसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो अमूमन छोटे जोड़ों में होता है। ये हाथ की उंगलियां उससे परेशान होती हैं, इसमें दर्द होता है, सूजन होती है, मॉर्निंग के समय तो बहुत ही स्टिफनेस, जिसे हम मॉर्निंग स्टिफनेस बोलते हैं। अगर उस तरह का आर्थराइटिस है तो वहां पर दूध आप पानी मिला करके, लेकिन और साथ में हल्दी मिला करके पतला दूध लेंगे तो आपको फायदा करेगा। लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस में तो दूध, घी, तेल जितना खाएंगे उतना ठीक रहेंगे। आज के समय पे हम लोग अपने वजन को कंट्रोल में रखने के लिए तेल और घी से नाता तोड़ रहे हैं। आज जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं बहुत ध्यान से सुन लीजिए, तेल और घी से जब आप नाता तोड़ेंगे तो आपके शरीर में वात दोष, जो किसी भी डीजनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा और आपको अर्ली एजिंग करा देगा। आप जल्दी से बूढ़े हो जाएंगे, और बूढ़े होने का मतलब है कि आपके केवल आप दिखने में बूढ़े नहीं होंगे, आपकी आंखें कमजोर, आपके कान कमजोर, आपके बाल गिरेंगे, आपकी मसल कमजोर, आपकी स्किन ड्राई, ग्लो आपका खत्म, आपकी रिप्रोडक्टिव पावर खत्म। सो कहने का मतलब है वो कोई भी व्यक्ति जिसे अर्ली एजिंग नहीं चाहिए, जो ये चाहता है कि उसका चेहरा एकदम दमकता रहे, चमकता रहे, वो 70 की उम्र में भी 50 का दिखे, तो उसे तेल और घी से नाता जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। आप तेल और घी से नाता जोड़ेंगे तो आपके शरीर में वात दोष जो है वो नियंत्रण में रहेगा। यानी कि वो दोष जो एजिंग प्रोसेस को लेके आता है, वो दोष जो बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस, डीजनरेशन प्रोसेस या किसी भी बीमारी की उत्पत्ति के लिए कारण होता है, वो कंट्रोल में रहेगा। वेट को अगर आप नियंत्रण में रखना चाहते हैं, मीठा छोड़िए, गरिष्ठ आहार, बाहर का खाना, जंक फूड और ये सब जितना हम फ्राइड खाते हैं इसको छोड़िए, वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, खेलिए, वॉट एवर फिजिकल एक्टिविटी सूट्स टू यू वो आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। लेकिन तेल घी छोड़ करके आप अगर वजन कंट्रोल में रखते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ही खराब तरीका है, एंड डेफिनेटली इट्स नॉट ए गुड आइडिया एंड गुड वे। आपको किचन में तेल घी भरपूर मात्रा में रखना है। इन जनरल कुकिंग के लिए तेल का इस्तेमाल कीजिए, सरसों का तेल। यहां पे मैं बहुत स्पष्टता से बता देना चाहता हूं, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर, दुनिया भर के जो आजकल ब्रांड्स आ गए हैं, हार्ट को अच्छा रखने के नाम पे रिफाइंड्स चल रहे हैं, इनको बिल्कुल आप रिजेक्ट कर दीजिए। 2 चीज किचन में होनी चाहिए, एक होना चाहिए मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, दूसरा होना चाहिए देसी घी। अब देसी घी गाय का हो कि बफेलो मिल्क यानी कि भैंस के दूध का हो, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। लेकिन मस्टर्ड ऑयल एंड घी, खाना कुकिंग में जितना हो सके मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, और घी को ऊपर से इस्तेमाल कीजिए, विदाउट फ्राई, विदाउट नहीं। आप रोटी खा रहे हैं उसको चौपड़ लीजिए घी से, आप सब्जी खा रहे हैं उसके ऊपर से घी डाल लीजिए, आप खिचड़ी खा रहे हैं उसके ऊपर से, आप चावल शक्कर खा रहे हैं उसके ऊपर से घी डाल लीजिए। घी को इन जनरल मेरा रिकमेंडेशन है कि ऊपर से इस्तेमाल करें, और कुकिंग के लिए जहां तक संभव हो तेल का इस्तेमाल करें। यदि आपको कोई ऐसी सब्जी है जहां पे आपको घी भी इस्तेमाल करना है तो देसी घी का इस्तेमाल करें। ये चीजें आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे तो चीजें ठीक होंगी, नहीं तो यू विल नॉट बिलीव। एज ए क्लिनिशियन, एज ए डॉक्टर, आपको यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि वो बीमारियां जो हमें रेयरली सुनने को मिलती थी, जैसे किडनी का खराब होना, कैंसर होना, ये आज घर घर में हो गया है। और इसके पीछे अगर कोई चीज रेस्पॉन्सिबल है तो वो रेस्पॉन्सिबल है नंबर 1 हमारा गलत खान पान। गलत खान पान से मेरा बिल्कुल मतलब है कि केमिकल युक्त खान पान, रिफाइंड चीजों का खाना, जितना रखी हुई चीजों का खाना, फ्रिज का साइज बढ़ता जा रहा है। 2-2, 3-3 दिन सब्जियां अंदर रहती हैं, सड़ती नहीं हैं, लेकिन वो बासी हैं। डब्बा बंद चीजें जो बाजार से आती हैं,
बाजार से ताजे खाने की उम्मीद करना मूर्खता है। बहुत ही होशावास में बोल रहा हूं कि आप बासी खाना जितना खाएंगे उतना आप बीमार पड़ेंगे। फ्रोजन फूड कई जगह पे खाया जाता है। फ्रोजन फूड जो हम लोग कहते हैं कि देखो एक एक दो दो महीना खराब नहीं होता, ये सब बासी है और ये सब तुरंत आपको असर नहीं दिखाता, लेकिन उसके बाद ये जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? नंबर 1 हमारा गलत खान पान, नंबर 2 जो एनवायरमेंटल हमारा पोल्यूशन है, ये नंबर 3 कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस। हर जगह हमको काम करना होगा और जो कुछ हमारे वश में है अगर हम उसे भी नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर हम पढ़े लिखे और समझदार कहलाने के अधिकारी नहीं है। मिनी सिंगल क्या पूछ रहे हैं? सर मुझे मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, मिल्क पीने का वॉमिटिंग होती है। देखिए हो सकता है कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, दूध डाइजेस्ट नहीं होता। तो एक तो आप अपना जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस का टेस्ट कराइए, तो उसमें देखिए कि आपको क्या कंडीशन आती है। अदरवाइज अगर दूध आपको प्लेन नहीं पचता, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो दूध नहीं पीते थे, लेकिन हमने कहा कि आप सौंफ डाल के दूध उबालिए फिर पीजिए, बड़ी इलायची को पाउडर घर में रखिए उसको डाल करके फिर पीजिए, या कभी कभी सौंठ जो होता है ड्राई जिंजर वो डाल करके आप पीजिए, तो इनके एडिशन से दूध पचना शुरू हो जाता है। और एक चीज बताना चाहता हूं कि कुछ बच्चों में मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो दूध नहीं पीते थे, केवल 1 चम्मच की मात्रा मतलब 5 ml की मात्रा में मैंने उनको महीने भर दूध पिलाया। दूसरे महीने 10 ml यानी कि 2 चम्मच उनको दूध दिया, वो डाइजेस्ट करने लगे, फिर 3 चम्मच, फिर वो धीरे धीरे 1 कप तक आए। तो ये जो एक तरह से कल्प होता है, कल्प चिकित्सा इसे हम बोलते हैं, इससे भी बॉडी धीरे धीरे चीजों को एक्सेप्ट कर लेती है। अगर इफ यू आर रियली कीन टू ड्रिंक मिल्क तो आप इस प्रोसीजर को, पहला मैंने बताया कि सौंफ इलायची डाल करके ट्राई कीजिए, नंबर 2 हल्की मात्रा 1 चम्मच की मात्रा से शुरू कीजिए, शायद ईश्वर की अनुकंपा आप पे बन जाए, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल जाए। मिनी सिंगल जी दूध पीजिए। अनिल शर्मा क्या लिख रहे हैं? एज है 26, पेट में गैस। देखिए पेट में गैस की समस्या के लिए मैं बहुत स्पष्टता से बता चुका हूं कि 2-3 काम बड़े बेसिक से नोट कर लीजिए। नंबर 1, जिन लोगों को भी खाना पचने में दिक्कत होती है वो भोजन से 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, जब आपको याद आ जाए, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, जरा सा सेंधा नमक मिला करके चबा करके खा लें, और नहीं चबाया जाता तो निगल लें। तो खाना खाने के 15 मिनट पहले अदरक के टुकड़े का नमक लगा करके खाया जाना पहला काम। दूसरा, खाना जब आप खाते हैं तो उस समय आप 1 कप गर्म पानी साथ रख करके बैठें और आफ्टर एवरी 2 बाइट्स आपको 1 सिप पानी जरूर पीना है। तीसरी बात, अगर आपने 1 बजे भोजन किया तो हर 2 घंटे बाद, दिन के समय, रात की मैं बात नहीं कर रहा हूं, दिन के समय आपने आधा कप कोसा पानी या आपको ताजा पानी मिल जाए वो सिप सिप करके आपको पीना है। ये 3 काम करने शुरू कर दीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1, खाने के 15 मिनट पहले अदरक का टुकड़ा सेंधा नमक मिला करके ले। नंबर 2, खाने के साथ 1 कप पानी जरूर पिए। नंबर 3, खाने के बाद हर 2 घंटे पे थोड़ा सा पानी, आपको चाहे प्यास ना हो तब ऐसे आप पिएंगे तो आपका खाना पचना शुरू हो जाएगा, आपको गैस बनना और यहां तक कि कब्जी वगैरह होना भी खत्म हो जाएगा। ये बहुत साधारण टिप है। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, बार बार रिपीट करता हूं, आज फिर बोलूंगा कि आपके खाने में जो सॉलिड है उसे आपने पीना है, जो लिक्विड है उसे आपने खाना है। कहने का मतलब कि जो सॉलिड है उसको इतना चबाइए कि जब वो फूड पाइप को क्रॉस करे तो वो पानी जैसा बन के अंदर जाए, और पानी को कभी गल्प मत कीजिए। पानी को चबाना है, मतलब पानी को सिप सिप करके पीना है। एक बार सिप लिया रख दीजिए, एक सिप लिया रख दीजिए। और इसके बाद भी आपकी अगर दिक्कत सॉल्व नहीं होती तो मैंने एक परम अग्नि सूत्रम, आज उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो प्रोसीजर बताने में ही 5 मिनट लग जाएगा। परम अग्नि सूत्रम करके एक प्रोसीजर बताया था जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे जो खाना खाते समय हमें प्रेस करने होते हैं। वो पूरी हमारी फायर को एक तरह से सेंट्रलाइज कर देते हैं। बड़े छोटे छोटे टिप मान लेंगे
तो मान लीजिए कि आप जिनको माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन है, जिनको या तो बहुत कम या थोड़ी है कंडीशन गैस बनने की स्थिति, वो इसी सब चीज से ठीक हो जाएगी। जिनको बहुत अधिक है उनको दवा इनिशियली लेनी पड़ेगी, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आयुर्वेदिक लीजिए। स्टडीज बहुत ही भयानक आ रही हैं। जो सुबह खाली पेट एक कैप्सूल खा करके दिन भर आप समोसे खाते हैं और मजे से बताते हैं यार गोली बहुत बढ़िया मस्त गोली लिख दी डॉक्टर साहब ने, एंटा एसिड जिसे बोलते हैं, सुबह गैस की गोली खाली पेट जो लेते हैं, वो पेन किलर के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण है किडनी फेल्योर का। और किडनी जब डिस्टर्ब होती है तो आपको ब्लड प्रेशर आता है, आपको शुगर आता है। सो ये मकड़ जाल है। दवाई खा करके यदि आप समोसा खाते हैं तो फिर आप अपनी बुद्धि पे विचार कीजिए कि आपको हम समझदार कहें या ना कहें। और सौरभ श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं कि माता जी को आर्थराइटिस है और हाई शुगर है, उचित उपाय बताएं। सौरभ जी देखिए, आर्थराइटिस और आपकी माता जी, मतलब मुझे निश्चित रूप से समझ में आ गया कि उनको घुटनों में दर्द है। घुटनों के दर्द के लिए मैं बहुत स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि तेल मालिश आपको रूटीन बनानी पड़ेगी। और वो मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्र जो कम उम्र के हैं, 40, 45, 35 साल के हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो बुढ़ापे में मटक मटक के ना चलें, दीवार पकड़ पकड़ के ना खड़े हों, तो उनको जिस तरह से सुबह अब ब्रश करना, टूथ ब्रश करना हमारा एक तरह से दिनचर्या का पार्ट बन चुका है, 2-3 मिनट हम देते ही देते हैं। आप उसी तरह से अपने घुटनों को भी अगर बचा के रखना चाहते हैं तो आप देखिए, आपको सुबह समय है, नहाने के पहले, नहाने के बाद या रात में कपड़े चेंज करते समय, नाइट ड्रेस पहनते समय आपको 2 मिनट के लिए घुटनों पे तेल लगाना ही पड़ेगा। और विश्वास कीजिए, वैसे तो सब ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन हमारे घुटनों पे तेल लगाने से घुटनों के दर्द की प्रोबेबिलिटी या ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रोबेबिलिटी 90% तक टल सकती है। तो जो लोग के घुटने अभी ठीक हैं वो तो तेल लगाएं, क्योंकि ये घुटने जो होते हैं एक तरह का दरवाजे का कब्जा है। अगर एक बार कब्जा टूट गया तो उसके बाद तो फिर सीधे से कारपेंटर आके बोलता है ये तो कब्जा जी बदलना ही पड़ेगा, इसमें अब क्या करें बताओ, ये तो बेकार है। लेकिन अगर हल्की क्वालिटी का कब्जा है, लेकिन आपने एक रूटीन बना लिया कि हर 1 जनवरी को और 1 जुलाई को आप उसमें तेल डालेंगे, चाहे कोई भी तेल, सरसों का तेल डालेंगे, कोई तेल डालेंगे, तो वो हल्की क्वालिटी का कब्जा भी 50 साल भी खराब नहीं होगा अगर आपने तेल डालते रहे तो। जो बाहर हो रहा है वही बॉडी में, इस ज्वाइंट को, इस जोड़ को 2 चीज चाहिए। नंबर 1 मूवमेंट, एक्सरसाइज, और नंबर 2 तेल। इसकी खुराक है तेल। तो आप अपनी माता जी को तेल की मालिश शुरू कीजिए। तेल कौन सा? तो आप कहीं पर भी हैं तो महाविषगर्भ तेल, ये बहुत ही अच्छा तेल है, हर कंपनी इसको बनाती है, हर शहर में उपलब्ध हो जाएगा। महाविषगर्भ तेल, इसकी मालिश सुबह शाम कीजिए। और मालिश करने के बाद 10-15 मिनट उस जगह पे गर्माहट रहे उसके लिए नी कैप पहन लीजिए। और जिनको दर्द अधिक है वो अगर संभव हो तो हमारे यहां से ऑर्थोलैक्स ऑयल, जो पेन और स्वेलिंग दोनों को कम करता है, बड़ा सस्ता सा तेल है, मंगा सकते हैं, लेकिन लाभ बहुत करता है। इसके अलावा शुगर की बीमारी है, आपने बताया माता जी को आर्थराइटिस और शुगर है, तो ऐसे में शुगर के पेशेंट जहां कहीं भी हैं, कोई भी तरीके से, चाहे वो इंसुलिन डिपेंडेंट है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, अपनी शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, वो 2 चीज मेरी नोट कर लीजिए। अगर वो चाहते हैं कि बुढ़ापे आना तक उनको शुगर की वजह से किडनी फेल ना हो, उनकी ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम से उनको उनकी गैंग्रीन ना बने, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो एक रामबाण नुस्खा एकदम गांठ बांध करके उसको आप लीजिए, सालों लीजिए। आंवला और हल्दी को बराबर मात्रा में मिला करके इसको सुबह आधा चम्मच खाली पेट खाना शुरू कर दीजिए। 2 गोली चंद्र प्रभावटी के साथ में, चंद्र प्रभावटी कहीं किसी कंपनी की लीजिए, साथ में आंवला और हल्दी, ये पाउडर आधा चम्मच सुबह खाली पेट लीजिए और आप देखिए आपको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। अब आ गया जी ये हमारी संयोगिता जी
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद संयोगिता जी। और आज एक बात जो मैं करना चाहता हूं, देखिए एक तो दूध का विषय है। दूध के विषय में मैं, आप बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए ये सबके काम की चीज है। इन जनरल दूध जो है वो या तो हम डेयरी से लेकर के आते हैं, या फिर हम जो है बंद पैकेट में, जो हमारी डेयरीज हैं, मदर डेयरी हो गई और वीटा डेयरी हो गई और ये सब हो गया, या हम सीधे जाकर के जो हमारे, अगर उन लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आसपास कोई उस तरह की पशु हैं, गाय है, भैंस है, और हम जाकर के लाते हैं, तो ये दो कैटेगरी है। अब अगर जो है आप बाध्य हैं कि आप तो बंद पैकेट का ही दूध ला सकते हैं, तो फिर तो मेरे को ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि आप जितना कम से कम दूध का सेवन करें उतना आपके लिए बेहतर है। कम से कम दूध का सेवन करें उतना बेहतर है। और वो लोग जिनको गाय भैंस इत्यादि उपलब्ध हैं, वहां वो दूध का सेवन जितना मर्जी करें। आजकल बड़े मिथ चल रहे हैं कि साहब दूध जो है वो इतनी बीमारी, इतनी बीमारी, इतनी बीमारी। आप ये नहीं भूलना है कि हमारे बड़े उसी दूध, उसी मक्खन, उसी घी को खा खा करके बहुत मजबूत होते थे और 100 वर्ष से ऊपर की आयु जी करके जाते थे, और खूब बढ़िया से उनको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीज ये सब नहीं होती थी। ये तब जब हम साधनों के अभाव में थे, हमारे पास मेडिकल सर्विसेज नहीं थी, हमारे पास धन नहीं था, हमारे पास एजुकेशन नहीं थी, हमारे पास पागल बनाने वाले बड़े बाबा थे जो गलत फहमियां डालते थे सोसाइटी में। तब भी जिसको कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी वो 100 साल जी करके जाता था, इसी दूध घी मक्खन को खा करके और खूब खा करके। मतलब उनका दिन की शुरुआत दूध से होती थी और रात में सोते समय दूध पी के सोते थे। अगर दूध इतना ही बड़ा जहरीला होता तो पता नहीं कैसे कैसे लोगों को खत्म कर देता। तो दूध को लेकर के अगर आपके दिमाग में यह मिथ है कि साहब दूध खराब चीज है, तो उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इस जंक्शन पे एक मैंने छोटी सी कविता लिखी थी दूध को लेकर के, वो जरूर आप लोगों से, मित्रों से शेयर करना चाहूंगा। अब बहुत ध्यान से सुनना कि भारी पड़ा रुपया विष से दूषित हो गई गैया। भारी पड़ा रुपया विष से दूषित हो गई गैया, कहां गई वो मैया मेरी कान्हा वाली गैया। अमृत सा दूध जो था वो अब विष लगा कहलाने। आप व्हाइट पॉइजन डालेंगे ना गूगल पे तो दूध निकल के आ जाएगा। तो अमृत सा दूध जो था वो विष लगा कहलाने। संपूर्ण आहार जो था वो अब रोग लगा फैलाने। देसी नस्ल की गैया को फिर वापिस अपनाना है, दूध दही और मक्खन के गौरव को पुनः फैलाना है। हम वसुदेव कुटुंबकम वाले शास्त्र पुनः उठाएंगे, हम वसुदेव कुटुंबकम वाले शास्त्र पुनः उठाएंगे। हम सब मिल मंगल गाएंगे, पूरे विश्व को स्वस्थ बनाएंगे, पूरे विश्व को स्वस्थ बनाएंगे। सो मेरा कहने का सीधा सा अभिप्राय यह है कि पहले हमने प्रॉफिट के चक्कर में, अधिक प्रोडक्शन के चक्कर में अपनी गाय माता को दूषित कर दिया। जो हमारी इंडिजिनस काऊ थी उसको एक्जोटिक काऊ और क्रॉस ब्रीड काऊ में कन्वर्ट कर दिया। और अब जब वो हमारे अपने ही कारणों से दूध में टॉक्सिन्स आने शुरू हुए तो हमने दूध को गंदा कहना शुरू कर दिया। हम कितनी चीजों को पहले बर्बाद करेंगे और उसके बाद किस किस चीज को छोड़ेंगे। क्या हम आने वाली जनरेशन को दूध घी मक्खन बंद करा देंगे? क्या इतना बढ़िया टेस्टी जो हम मक्खन डाल डाल के खाया करते थे, बच्चों को दूध से, घी से, मक्खन से सबसे अलग करना चाहते हैं? अलग उनसे नहीं करना, बल्कि अलग ये करना है कि आज का मानव जब मंगल ग्रह पे जाकर के जल तलाश सकता है, जीवन तलाश सकता है, घूमने के लिए, छुट्टियों मनाने के लिए मंगल ग्रह पे जा सकता है, तो क्या देसी नस्ल की गायें हम अपने यहां नहीं फिर से इकट्ठा कर सकते? क्या हम शुद्ध दूध इकट्ठा नहीं कर सकते अपने बच्चों को? क्या हम अच्छा पाल नहीं सकते? निश्चित रूप से पाल सकते हैं, बस हमें चाहिए एक पॉजिटिव सोच। तो इंडिजिनस काऊ यानी कि देसी नस्ल की गाय का दूध ही अच्छा है। अब अगर आपके पास ये कंफर्मेशन, एक चीज तो परिवर्तन आया है,
आज लोग भैंस का दूध और गाय के दूध में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लोगों की इच्छा होती है कि वो घर में गाय का दूध लेकर के आए। तो मैं यहां पे आपको सजग कर देना चाहता हूं कि इफ यू आर नॉट श्योर कि गाय जो है वो इंडिजिनस काऊ है, देसी नस्ल की गाय है, वो कहीं बाहर विदेशी नस्ल की गाय नहीं है जो कि 99% आज देखने को मिलती हैं, या क्रॉस ब्रीड तो नहीं है, तो कभी भी घर में गाय का दूध मत लाइए। गाय का दूध जो है वो एक तरह से आपको और आपके बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो आप भैंस का दूध पीजिए। अगर आपको मालूम हो कि एक दूध होता है A1 मिल्क, एक दूध होता है A2 मिल्क, और आपने सुना होगा कि A2 मिल्क जो है वो रिकमेंडेड है, A1 मिल्क अच्छा नहीं होता। ये इसकी केमिस्ट्री क्या है वो कभी बात बात में मैं आपको समझा दूंगा कि किसमें प्रोलीन होता है, किसमें हिस्टिडीन होता है, अमीनो एसिड की चेन होती है, बीटा जो हमारा जो कैसीन प्रोटीन है जो मिल्क में 80 से 90% होता है वो किस नेचर का है, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि मिल्क इज A1 मिल्क और A2 मिल्क। जो जितनी हमारी एग्जोटिक काऊ हैं यानी विदेशी नस्ल की गायें हैं या हमारी मिक्स ब्रीड की गाय हैं, वो सब एक तरह से उनके जो अमीनो एसिड्स हैं उसमें हिस्टिडीन प्रेजेंट होता है, और इस तरह का दूध को A1 मिल्क कहा जाता है जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और बच्चों के लिए, जो छोटे नवजात बच्चे उनके लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका ब्लड ब्रेन बैरियर डेवलप नहीं होता। उन बच्चों को दिमागी रूप से भी ये दूध जो है वो परेशान कर सकता है। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे एबनॉर्मल होते हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हम A1 जो काऊ मिल्क होता है उसको रेस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। सो बहुत क्लियरली आपको कहना चाहता हूं, इफ यू आर नॉट 100% श्योर कि जिस गाय का दूध आपको आ रहा है वो देसी नस्ल की गाय है कि नहीं, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव भैंस का दूध। भैंस के दूध में अभी फॉर्चुनेटली A1 मिल्क नहीं है। ये जो भैंस का दूध है इट इज ऑलवेज A2 मिल्क। A2 मिल्क अगर आपने कंफर्म पीना है तो भैंस का दूध पीजिए। फैट कंटेंट गाय के दूध से डबल है, इसलिए उसको पतला करके पीजिए, उसमें थोड़ा सा सौंठ डाल करके पीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गाय का दूध जो विदेशी गाय है उसका दूध मत पीजिए, और बच्चों को तो बिल्कुल मत दीजिए। ये बात इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम थोड़ा सा सजग हो रहे हैं और कहीं ना कहीं काऊ मिल्क को प्रेफरेंस दे रहे हैं विदाउट नोइंग कि वो जो काऊ है वो हमारी इंडिजिनस है या एक्जोटिक है, वो देसी नस्ल की है कि विदेशी नस्ल की है। आज वो डेयरी जो प्रॉफिट के लिए पशुपालन कर रही है, किसी के पास भी देसी नस्ल की गाय नहीं है। तो आप ये श्योरिटी अगर कर लें उसके बाद आप जो है आगे बढ़ेंगे। अब मैं नीरू शर्मा, रंजना सिंह आपको तो पहचान रहा हूं मैं। रंजना जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओके, तो आपको जो है मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप सब लोग मेरी बात से एग्री करें तो एक बहुत प्यारा सा प्रपोजल है कि आज 12 तारीख है, और अगर आप को याद हो तो मैंने बोला था कि 13 तारीख तक हम चलिया रखेंगे, यानी कि हम अब सावधानी रखेंगे, और 13 तारीख के बाद 14 तारीख को वो दिन होगा जब हमारी तीसरी तरंग का डर हमारे दिलो दिमाग से निकल जाएगा। और मैं फिर ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जैसा कहा था वैसा ही हुआ। पूरे अब हर शहर में लगभग हम चालान ना कट जाए इसके डर से तो हम मास्क पहन रहे हैं, लेकिन हमारे दिलो दिमाग से इस तीसरी तरंग का कोविड का डर निकल चुका है। वही मैं चाहता था। और 14 तारीख को जो सो कॉल्ड वैलेंटाइन डे के रूप में हमारा पाश्चात्य जगत मनाता है, उसको परिवार दिवस के रूप में मैंने मनाने की एक अवधारणा अपने मन में रखी थी कि 14 फरवरी को हर साल हम परिवार दिवस के रूप में मनाएं। और मनाने का तरीका क्या होगा? मनाने का तरीका मेरे मन में यह है और मैं ऐसा करने जा रहा हूं। जो मेरे मित्र मेरे साथ जुड़ करके ऐसा करेंगे मैं उनका दिल से आभारी रहूंगा। और मेरा तरीका यह है कि प्रातः सुबह 7 बजे जो लोग कर सके, नहीं तो 8 बजे, देखिए टालना नहीं है, हम अपने घर में एक छोटा सा हवन करेंगे। इस 14 फरवरी को हम परिवार दिवस, हम फैमिली डे सेलिब्रेट करेंगे, और सुबह 7 से 8 के बीच में
हम अपने घर में हवन करेंगे। विश्वास कीजिए, सारे शुद्धतम भाव के साथ हम हवन करेंगे। और इस बार हवन करने के दो बड़े पर्पज हैं। पहला पर्पज है कि हम परिवार के साथ बैठकर अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आएंगे और पॉजिटिव एक ऊर्जा लेकर के आएंगे। सारे परिवार के लोग साथ बैठेंगे, नहा के तैयार होके 7, 7:30, 8 बजे, और छोटा सा हवन अपने आप भी करेंगे। उसमें हम आराम से गायत्री मंत्र पढ़ते रहेंगे। कोई हमें पंडित जी नहीं बुलाना। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ये करके हम गायत्री मंत्र की एक माला फेर लेंगे। सिंपल, घर पे सारे लोग बैठ करके प्लीज इसको जरूर करना। और सेकंड, अगर थोड़ी भी इंसानियत है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वी शुड थैंक टू गॉड कि जो ये तीसरी तरंग आई, इसने वो विपदाएं हमको नहीं दिखाई, इसने वो हमको नहीं तड़फाया कि जो सेकंड वेव ने तड़फाया था। और हमारे बीच से जो है वो यमदूत जो है असमय अकाल लेकर के चला गया था। कितनी फैमिलीज तंग हुई हैं वो हम जानते हैं। तो एक थैंक यू, एक धन्यवाद तो बनता है भगवान के नाम पे कि ये जो तीसरी तरंग है ये बिना किसी परेशानी के, देखिए हमारे हाथ में कुछ नहीं था, इसमें किसी को श्रेय नहीं दिया जा सकता केवल भगवान के अलावा, कि इस तीसरी तरंग ने हमें दुखी नहीं किया। आराम से आई, निकल गई। और मैंने पहले बताया कि कोई भी पेंडेमिक, कोई भी महामारी इसी तरह से धीरे धीरे खत्म होती है और अब ये अपने अंत की ओर है। अगर 14 तारीख को हम लोगों ने मिल करके सामूहिक हवन किया घर घर, तो विश्वास कर लीजिए कि जो छोटा छोटा वेरिएंट वायरस का अभी भी एनवायरमेंट में है वो खत्म हो जाएगा। और मेरी तरफ से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं आज की जो पोस्ट यहां पे लाइव उसमें अपना नंबर डालूंगा। वो कोई भी व्यक्ति जो मुझे अपना हवन करते हुए फैमिली फोटो भेजेगा, उस पे वीडियो नहीं, फैमिली फोटो वीडियो जो मर्जी वॉट एवर यू सेंड, उस नंबर पे भेजेगा। यू ट्रस्ट मी, प्लीज विश्वास करना, वो सारे नंबर मेरे पास आ जाएंगे और मैं उन्हें अपना हृदय से मित्र मानते हुए हर दिन कम से कम 2-3 कॉल करते हुए, और वो 1000 कॉल होंगी तो इट मे टेक 3 months, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं उन सबको आराम से शाम के समय कॉल करके उनका हालचाल लूंगा, परिवार के बारे में जानूंगा। मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात को पसंद करेंगे, लेकिन 10, 20, 40, 50 मित्र भी अगर चाहते हैं कि हाँ मुझसे दोस्ती पक्की हो तो हवन करेंगे और हमारे दिए गए नंबर पे फोटो भेजेंगे। इस बात को औरों को भी स्प्रेड कीजिए। जिस एक व्यक्ति ने अगर एक नंबर से मुझे 10 फोटो भेज दिए, इसका सीधा सा मतलब होगा कि उसने और लोगों को भी कहीं ना कहीं उस चीज के लिए उत्साहित किया है और अपने पास फोटो मंगाया और मुझे भेजा है। ट्रस्ट में मैं उस व्यक्ति को कितना दिल से लगाऊंगा और कितना उसका स्नेह दिखाऊंगा वो आप बिलीव नहीं कर सकते। आज अपने परिवार को, अपने बच्चों को याद करते हुए, अपनी माताजी को याद करते हुए मैं आपसे विनती करता हूं कि 14 तारीख को हम मिलके एक परिवार दिवस सेलिब्रेट करें। और उसका तरीका मैंने बताया कि हम सिंपल घर में बैठ करके कैसे भी तसला लेकर के, कढ़ाई लेकर के हम हवन करेंगे, सो दैट ये जो ओमिक्रॉन नाम का जो हमारा दादा है, ये थोड़ा बहुत जो बचा है ये भी खत्म हो। ईश्वर को हमारी तरफ से धन्यवाद जाए, हमारे परिवार आपस में जुड़े और जो पॉजिटिविटी हमारे घर में आनी चाहिए वो आए। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो है, ये इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो जरूर 14 तारीख की सुबह हवन करेंगे और मुझे जो है अपने फोटो भेजेंगे। बहुत प्रसन्नता मुझे होगी। मैं ब्लेस्ड हूं, मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं, मेरी बात आप लोग मानते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे पास हजारों में नहीं, हो सकता है लाखों में फोटोग्राफ्स आए। और हम देखिए, एक छोटा सा ग्रुप जो हम जुड़े हुए हैं वो हमारे अपने देश में इस 14 तारीख को परिवार दिवस के रूप में स्थापित कर दें और परिवार दिवस में हम हवन को स्थापित करें। अपने बच्चों को साथ में बिठाने की एक आदत डालें कि बर्थडे और ये सब पे तो साथ होते हैं, चलो आज परिवार दिवस है, मदर डे, फादर डे, चिल्ड्रन डे नहीं, आज फैमिली डे, परिवार दिवस, और जिसकी शुरुआत हवन से होगी। उम्मीद करूंगा कि मैं अपना नहीं बोल रहा हूं, हमारा सबका ये आइडिया जो है ये मिल करके फलीभूत होगा और हम आज से 10-20 साल बाद जो है अपने को मुस्कुराएंगे, याद करके गर्वित महसूस करेंगे कि ये हमने, हमारे इस वेबिनार ने, हमारे इस मीटिंग में जो है हमने ये डिसाइड किया था और हमने परिवार दिवस 14 तारीख को सेलिब्रेट करना शुरू किया था।
देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं जैसे कि वादा मैं करता हूं और वादे को अब पूरा भी करूंगा। कोशिश रहेगी कि हर शनिवार को 9:30 बजे आपके साथ जुड़ूंगा, और बड़ी सिंपल हमारे जो खाने पीने की चीजें हैं उनको हम सही करेंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे अपने जीवन में, अपने एनवायरनमेंट को साफ करेंगे, सो दैट हम बीमार ना पड़ें, हमारे अपने बीमार ना पड़ें। ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो हमारे अपनों को समय से पहले हमसे छीन ले रही हैं, कैंसर, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, अचानक से हार्ट अटैक आ जाना, इन सबको हम कोसों दूर फेंक करके आएंगे। ट्रस्ट में ये छोटे छोटे परिवर्तन बड़े बड़े परिणाम देंगे, और कहीं ना कहीं ये हवन, ये इंटीग्रेशन, ये जब साथ बैठेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा काम, ये छोटा सा दिखने वाला काम कितना प्रभावी है और कितना काम का है। तो आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं, और सब हमेशा की तरह मेरे साथ बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम धन्वंतराय नमः। ओम शांति शांति शांति। 14 तारीख को आपके फोटोग्राफ्स का हवन करते हुए मुझे इंतजार रहेगा। एक नंबर से यदि बहुत सारे फोटो आएंगे तो उस व्यक्ति के लिए मैं क्या करूंगा मैं खुद नहीं जानता, और जिस जिसके फोटोग्राफ आएंगे उसको एक जेंटलमैन प्रॉमिस करता हूं कि मैं खुद फोन करके उससे मित्रता करूंगा, उससे बातचीत करूंगा। हर दिन शायद 2-3 कर पाऊं, अगर मेरे पास हजारों आएंगे तो रैंडमली होते जाएंगे, लेकिन सब इस तरह से जुड़ करके एक ऐसा परिवार बनेगा जो एक नए इतिहास को सृजित करेगा। हम अपने देश में 14 फरवरी को परिवार दिवस के रूप में हवन करके सेलिब्रेट करेंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय मां भारती।